ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम, अध्याय 201 सांप मानव जनजाति, सभी अच्छे लोग। दहाड़। इस बार ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट पायथन स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार था। जिस क्षण गूहे ने बोलना समाप्त किया, एक बहुत बड़ा आवेग फूट पड़ा जिसने रानी मेडुसा को वहीं दबा दिया। फिर उसका शरीर मुड़ गया और विशाल शरीर अचानक अत्यंत फुर्तीला हो गया। रानी मेडुसा के ऊपर से गुजरते हुए सीधे अपने रक्त से भरे मुंह को महान बुजुर्ग की ओर खोला। रुको, मैं वादा करता हूँ। रानी मेडुसा ने दमन से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और उत्सुकता से चिल्लाया। इस समय ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट पायथन ने महान बुजुर्ग को निगल लिया। ये दृश्य देखकर रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये खत्म हो गया। ये देखकर गूहे ने जल्दी से आदेश दिया, हे लिन, रुको। अचानक ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट पायथन, जिसके मुंह में महान बुजुर्ग था, ने गूहे को एक मासूम नज़र से देखा और उसकी बड़ी पुतलियां अवाक लग रही थीं। इसे उगल दो। ये देखकर कि इस आदमी ने अभी तक इसे निगला नहीं है, गूहे ने राहत की सांस ली और उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सका। वास्तव में कोई दृष्टि नहीं है, बस खाना जानता है। लगभग उसकी बड़ी योजना बर्बाद हो गई। अगर उसने इसे निगल लिया होता तो वह 106वीं रैंक की स्पिरिट दवाइयों को खो देता। मास्टर, ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट पायथन ने गूहे को देखा। उसकी आंखों में अनिच्छा का संकेत दिखा। वह वास्तव में अपने मुंह तक पहुंच चुके मांस को बाहर थूकना नहीं चाहता था। गूहे ने उसे ठंडेपन से देखा, डांटते हुए, इसे मेरे लिए थूक दो। ओह, ये देखकर कि गूहे गुस्से में था, ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट पायथन को अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ग्रेट एल्डर को थूक दिया। ग्रेट एल्डर। जैसे ही ग्रेट एल्डर का शरीर जमीन पर गिरा, रानी मेडुसा की अभिव्यक्ति अचानक घबरा गई। वह जांच करने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर कि महान बुजुर्ग का शरीर बरकरार था, रानी मेडुसा ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर उसने महान बुजुर्ग की चोटों की जांच की। सौभाग्य से कोई जीवन धमकाने वाला खतरा नहीं था। वास्तव में अगर जहरीली आत्मा मोती ने अभी बहुत अधिक शक्ति को अवशोषित नहीं किया होता, भले ही गूहे ने लापरवाही से उसे थप्पड़ मारा हो, महान बुजुर्ग को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होता और उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात होती। गूहे चुपचाप किनारे पर खड़ा था, रानी मेडुसा को देख रहा था। जब उसने जांच पूरी की तो उसने कहा, महारानी, चूंकि आपने वादा किया है तो आइए लोगों और सामानों का आदान प्रदान करें। मैंने आपको व्यक्ति दे दिया है, मुझे नहीं पता कि आपका सामान दिया जाना चाहिए या नहीं। गूहे ने रानी मेडुसा को करीब से देखा, जिससे उसे यह आभास हुआ कि अगर वह हिचकिचाती है तो ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट पायथन एक ही बार में महान बुजुर्ग को निगल जाएगा। इस बिंदु पर रानी मेडुसा का दिल दहल गया और उसने ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट पायथन पर नजर डाली, जो उसे बगल से ध्यान से देख रहा था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने गूहे को एक भंडारण अंगूठी सौंपी। सर, समय कम होता जा रहा है। मेरे पास यहाँ केवल 46वीं रैंक की आत्मा की दवाएं हैं। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? मैं बची हुई आत्मा की दवाएं इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगी। गूहे की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखते हुए रानी मेडुसा ने सावधानी से कहा। ये सुनकर गूहे ने भौहें से कोड़ी, अपना हाथ हिलाया और रानी मेडुसा के हाथ में भंडारण की अंगूठी उसके पास आ गई। उसकी चेतना अंगूठी में प्रवेश कर गई और एक पल के लिए जांच की। गूहे के मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान दिखाई दी। इस अंगूठी में 6वीं रैंक की आत्मा की दवाएं टैगोर रेगिस्तान की गहराई से सभी दुर्लभ खजाने हैं और उनका मूल्य साधारण 6वीं रैंक की आत्मा की दवाइयों से अधिक है। आपको शेष दवाओं को इकट्ठा करने के लिए कितना समय चाहिए? गूहे अंगूठी में 6वीं रैंक की आत्मा की दवाइयों से संतुष्ट था और वह पहले से ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अप्रत्याशित रूप से इस बार सांप मानव जनजाति में आने से ऐसी फसल मिलेगी। पवित्र कलाकृति, सांप आत्मा मोती, 106वीं रैंक की आत्मा औषधियाँ। ये बस एक बड़ा लाभ है। महान बुजुर्ग को देखते हुए, जो अभी भी कोमा में था, गूहे को इस समय कोई असंतोष नहीं था। अगर यह बूढ़ा आदमी नहीं होता तो उसे इतने सारे लाभ नहीं मिलते। अच्छे लोग। सांप मानव जनजाति में वास्तव में बहुत से अच्छे लोग हैं। जब रानी मेडुसा ने गूहे के हाथों में गिरती हुई अपनी सारी कीमती आत्मा औषधियों को देखा तो उसका दिल खून से लथपथ हो गया। 3 महीने। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद रानी मेडुसा ने धीरे से कहा, कृपया मुझे 3 महीने दें। मैं तब तक बची हुई आत्मा औषधियां जरूर इकट्ठा कर लूंगी। 3 महीने। ये सुनकर गूहे को लगा कि यह बहुत लंबा समय नहीं है। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 3 महीने बाद मैं फिर से सांप मानव जनजाति में आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि रानी अपना वादा नहीं तोड़ेगी। रानी मेडुसा ने सिर हिलाया, आश्वस्त रहें सर, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। गूहे ने अपना हाथ हिलाया और ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट पाइथन अनिच्छा से उसके पास वापस आ गया और ग्रेट एल्डर पर एक नज़र डाली।
रानी मेडुसा ने स्नैक ह्यूमन ट्राइब के एक गार्ड को बुलाया और आदेश दिया, ग्रेट एल्डर को इलाज के लिए नीचे ले जाओ। फिर वह गुहे की ओर मुड़ी, उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे। क्या सर को अभी भी 3 महीने पहले का समझौता याद है? आपने मुझे स्वर्गीय ज्वाला हस्तांतरित करने का वादा किया था। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं भूलूंगी। ये यात्रा समझौते के लिए की गई थी, गुहे ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हालांकि उनका स्वर उदासीन था क्योंकि उन्होंने कहा, यह सिर्फ इतना है कि आपके कुलीनों का आतिथ्य काफी निराशाजनक है। ये सुनकर रानी मेडुसा को और भी अधिक दुख हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह मामला हमारे सर्प मानव जनजाति की गलती है। अब जबकि महान बुजुर्ग को उचित सजा मिल गई है, मुझे उम्मीद है कि सर कोई शिकायत नहीं रखेंगे। महाराज को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि मामला सुलझ चुका है, इसलिए मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, गुहे ने हाथ हिलाते हुए कहा। मामला सुलझ चुका है, मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। गुहे ने आगे कहा, मैं स्वर्गीय ज्वाला लाया हूं। रानी, आप इसका उपयोग कब करने की योजना बना रही हैं? मैं बस गुजर रहा हूं और ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। एक पल के चिंतन के बाद रानी मेडुसा बोली, कृपया मुझे 3 दिन दीजिए। 3 दिनों के बाद 1 दिन के लिए स्वर्गीय ज्वाला उधार लेना पर्याप्त होगा। गुहे ने बिना ज्यादा सोचे सहमति जताए, अच्छा तो मैं यहाँ 3 दिन तक इंतजार करूंगा। इसके बाद गुहे रानी मेडुसा के पीछे पीछे चले गए और मेडुसा मंदिर में रुक गए। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। ... तस्क तस्क, सर्प मानव जनजाति के पास वास्तव में असाधारण भंडार है। मेडुसा मंदिर के भीतर पहले की तरह उसी द्वीप पर गुहे ने बर्फीले ठंडे झरने को देखा, जो अब फिर से भर गया था। वह आश्चर्यचकित था। आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग बाहर एक अमूल्य खजाना है, लेकिन यहाँ टैगोर रेगिस्तान में इसे केवल 3 महीनों में फिर से भरा जा सकता है। महाराज, क्या आप तैयार हैं? गुहे ने अपने बगल में रानी मेडुसा को देखा और धीरे से कहा। ये सुनकर रानी मेडुसा ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ ठंडी थी, कृपया स्वर्गीय लॉ को छोड़ दें, सर। गुहे का दिमाग हिल गया और एक हरी लॉ तुरंत उसके सामने शून्य में दिखाई दी। फिर गुहे ने अपनी डुक्यूई को इकट्ठा किया और सीधे हरे रंग की लॉ को क्रिस्टल कमल मंच में फेंक दिया, जो पानी के पूल के ऊपर तैयार किया गया था। महाराज, आप शुरू कर सकते हैं। ग्रीन लोड्स अर्थ हॉट फायर को छोड़ने के बाद गुहे ने रानी मेडुसा से कहा, कृपया आराम करने के लिए मुख्य हॉल में चले जाएं, सर। रानी मेडुसा ने पास ही में ग्रीन लोड्स अर्थ हॉट फायर पर नजर डाली, फिर गुहे से कहा, क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं है? गुहे ने तुरंत रानी मेडुसा का मतलब समझ लिया। ऐसी स्थिति में मैं विदा लेता हूं। एक फीके वाक्य के साथ गुहे प्रकाश की एक धारा में बदल गया और द्वीप छोड़ दिया। अध्याय 202, रानी मेडुसा का स्वर्गारोहण भाग 1। अगर मुझे देखने नहीं देंगे तो मुझे देखना ही होगा। छोटे से द्वीप को छोड़ने के बाद गुहे ने तुरंत अपनी आभा को छुपाया, आरोहण चरण तकनीक को सक्रिय किया और द्वीप पर वापस आ गया। एक कोने में छिपकर गुहे ने गुप्त रूप से आत्मा शक्ति का एक धागा छोड़ा, रानी मेडुसा की दिशा की ओर जांच की। हाँ, जैसे ही गुहे की आत्मा शक्ति विस्तारित हुई, उसने तुरंत रानी मेडुसा के बगल में एक अतिरिक्त आकृति देखी, जो सांप मानव जनजाति की महान बुजुर्ग थी। ये बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी ठीक हो गया। सांप मानव जनजाति के महान बुजुर्ग को अच्छी आत्माओं में देखकर गुहे के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि सांप मानव जनजाति में अभी भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि 3 दिन पहले उसकी हथेली जानलेवा नहीं थी, लेकिन ये 3 दिनों में इतनी जल्दी ठीक नहीं हो जाती। इस बूढ़े ने जाहिर तौर पर कुछ कीमती खजाने या अमृत ले लिए हैं। ... महाराज, क्या आपने वाकई फैसला कर लिया है? तालाब के पास सर्प मानव जनजाति के महान बुजुर्ग ने तालाब में लगी अजीब आग को देखा, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हाँ, अगर दुर्भाग्य से मैं मर गया तो मैं सर्प मानव जनजाति को आपके हवाले करता हूँ, महान बुजुर्ग। इस समय रानी मेडुसा ने अपनी खूबसूरत आंखों को छोटे से तालाब में हरे रंग की लौ पर कसकर केंद्रित करते हुए हल्की आह भरी। फिर उसने आसमान की ओर देखा, अपनी सांप की पूंछ को हिलाया और धीरे धीरे अपने उग्र और मनमोहक शरीर के साथ खड़ी हो गई। समय आ गया है, धीरे से फुसफुसाते हुए रानी मेडुसा के खूबसूरत चेहरे पर हिचकिचाहट का एक दुर्लभ क्षण दिखाई दिया। एक पल के बाद हिचकिचाहट दृढ़ संकल्प में बदल गई। बैंगनी वस्त्र के नीचे बर्फीली सफ़ेद भुजाओं के 2 टुकड़े प्रकट हुए और नाजुक हाथों ने उसके सामने कई मुहरें बनाईं। रानी मेडुसा के हाथों में मुहरों में परिवर्तन के साथ क्रिस्टल कमल मंच अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। इसके ऊपर की सुरक्षात्मक स्क्रीन धीरे धीरे गायब हो गई। जब स्क्रीन गायब हो गई तो हरे रंग की लौ अपने संयम से मुक्त होकर अचानक बाहर निकल गई और पलक झपकते ही एक उग्र अग्नि तूफान में बदल गई। इस हरे रंग की लपट के नीचे छोटे से तालाब में आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग तेजी से वाष्पित हो रहा था। गर्मी से तेजी से मुरझा रहे अपने आसपास के बांस को अनदेखा करते हुए रानी मेडुसा ने अपने लाल होठों को काटा और धीरे धीरे अपने वस्त्र को खोला।
जल्द ही एक दिव्यकृति जैसा दिखने वाला एक परिपूर्ण जेड शरीर बांस के जंगल में नग्न अवस्था में दिखाई दिया। हरे भरे बांस के जंगल में परिपूर्ण और पूर्ण शरीर वाली जेड जैसी आकृति ने ऐसा प्रलोभन दिया कि लोगों के मुंह सूख गए। सुंदर चेहरा अनजाने में परी सी आकर्षण की झलक दिखा रहा था। पतली और गोरी गर्दन एक सुंदर वक्र दिखा रही थी। पतली कमर के नीचे जंगलीपन से भरी कमर थी। बैंगनी सांप की पूंछ थोड़ी सी हिल रही थी, जो एक असाधारण आकर्षण को प्रकट कर रही थी। यह महिला वास्तव में एक दुर्लभ सुंदरता है। कुछ ही दूर पर गूहे ने रानी मेडुसा की प्रकट उग्र आकृति को देखा। उसका दिल थोड़ा हिल गया। इस महिला में स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का आकर्षण है। पुरुषों के लिए यह आकर्षण सबसे तीव्र कामोद्दीपक है। गूहे ने रानी मेडुसा को ऊपर से नीचे तक देखा, अपनी नजरें हटाने में असमर्थ। देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने दिल में बढ़ती बेचैनी को दबाते हुए गूहे ने अपनी आभा को छुपाया और रानी मेडुसा को दिलचस्पी से देखना जारी रखा। रानी मेडुसा ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसका बैंगनी लबादा जमीन पर गिर गया। उसकी खूबसूरत आंखें हवा में हरी लौ पर टिकी हुई थीं। अपने लाल होठों को काटते हुए उसने धीरे से कहा, अगर मैं जल्दी से पूर्वज स्तर की दहलीज को छूना चाहती हूँ तो पारंपरिक तरीकों का पालन करना काम नहीं करेगा। इसलिए अगर मैं तेजी से पूर्वज तक आगे बढ़ना चाहती हूँ तो केवल यही रास्ता है। उसके पतले जैद हाथ ने धीरे से उसके सुगंधित कंधे को छुआ। रानी मेडुसा हवा में उड़ती अजीब आग की ओर थोड़ा झुकी। उसके दिमाग में गूहे की छवि कौंधी। इस अवधि के दौरान सांप मानव जनजाति ने जो कष्ट झेले थे उनके बारे में सोचते हुए रानी मेडुसा की खूबसूरत आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। उसने हल्के से अपने लाल होठों को काटा और फुसफुसाया, अगर यह विकास सफल होता है तो भविष्य में मैं उसे उसके खून के कर्ज का भुगतान करवाऊंगी और सांप मानव जनजाति को इस लानत रेगिस्तान से बाहर निकालूंगी। ये थोड़ा ठंडा टिप्पणी कहने के बाद रानी मेडुसा के नाजुक हाथ ने उसके बालों को पकड़ने वाले बैंगनी रिबन को खोल दिया और अचानक जेट काले रेशमी बाल नीचे गिर गए, उसकी पतली कमर के बीच लटक गए। अपने सिर को धीरे से हिलाने के साथ ही उसके बाल भी उसी हरकत का अनुसरण करने लगे और इस सहज हरकत ने रानी मेडुसा के पहले से ही आकर्षक व्यवहार में आकर्षण का स्पर्श जोड़ दिया। अपने हाथों को धीरे से एक साथ लाते हुए रानी मेडुसा ने अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं और उसके जेट जैसे हाथों ने लगातार अजीबोगरीब मुहरें बनाईं। जैसे जैसे उसके हाथों की मुहरें बदलती गईं, बांस के जंगल में ऊर्जा का उतार चढ़ाव और भी तीव्र होता गया। उतार चढ़ाव और भी अधिक हिंसक होते गए, जब तक कि अंत में छोटे से द्वीप के ऊपर एक विशाल ऊर्जा भंवर का निर्माण नहीं हो गया। एक पल के बाद रानी मेडुसा का शरीर पहले से ही एक समृद्ध चमक में लिपटा हुआ था। चमक का विस्तार और संकुचन जारी रहा। थोड़ी देर के बाद एक दहाड़, कुछ हद तक शेर की दहाड़ और कुछ हद तक बाघ की दहाड़ जैसी चमक के भीतर से शानदार ढंग से गूंज उठी। इस दहाड़ के तुरंत बाद चमकती हुई चमक अचानक बढ़ गई। इस तीव्र प्रकाश के तहत गूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि छोटे से द्वीप के ऊपर लगभग 10 झांग आकार का एक बैंगनी विशाल सांप हवा में तैर रहा था। बैंगनी विशाल सांप का शरीर लंबा और शक्तिशाली था, जो एक सुंदरता का एहसास कराता था। इसकी हल्की बैंगनी पुतलियां सामान्य राक्षस सांपों की तरह क्रूर नहीं थीं, बल्कि इसके बजाय एक निश्चित शांति और उदासीनता का एहसास कराती थीं। बैंगनी विशाल सांप हवा में धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाता था और इसकी हल्की बैंगनी पुतलियों में कभी कभी ठंडक का एहसास होता था। क्या ये रानी मेडुसा का असली रूप हो सकता है? आसमान में विशाल बैंगनी सांप को देखकर छाया में छिपे गूहे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मनुष्यों के विपरीत सांप मानव जनजाति अपने जन्म के कुछ समय बाद सांप के आकार के जादुई जानवर की आत्मा को अपने शरीर में डालने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करती थी। जैसे जैसे वे बड़े और मजबूत होते गए, ये सांप के आकार का जादुई जानवर एक साथ ही आत्मा के रूप में काम करते हुए धीरे धीरे उनके साथ विलीन हो गया। अंत में उनके बीच का अंतर गायब हो जाएगा और सांप के आकार की आत्मा के साथ विलय के बाद जब किसी दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ता है तो वे वर्तमान में दिखाई देने वाले रूप के समान एक सच्चे रूप को बुला सकते हैं, जिससे उनकी ताकत में काफ़ी वृद्धि होती है। ये सांप मानव जनजाति का अंतिम रूप का पत्ता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह महिला इस बार सफलतापूर्वक विकसित हो सकती है। आसमान में विशाल बैंगनी सांप को घूरते हुए गूहे ने छिपे हुए स्थान पर विचार किया। मूल कहानी में रानी मेडुसा अंततः अपने विकास में सफल हुई। हालांकि कुछ कमियां थीं, लेकिन वह 7 रंगीन निगलने वाले अजगर में विकसित हुई थी। हालांकि मूल कहानी है। गूहे को नहीं पता था कि उसके आने से रानी मेडुसा का भाग्य बदल जाएगा या नहीं। अध्याय 203 रानी मेडुसा का स्वर्गारोहण भाग 2। छोटे से द्वीप पर गूहे ने बिना पलक झपकाए आकाश में विशाल बैंगनी सांप को स्थिर रूप से देखा। शून्य में विशाल बैंगनी सांप हवा में कुंडलित हो गया और उसके शरीर से एक घनी बैंगनी रोशनी निकली, जिसने अंततः पूरे मेडुसा मंदिर को घेर लिया।
आकाश के ऊपर कुछ चक्कर लगाने के बाद विशाल बैंगनी सांप ने अचानक एक तीखी दहाड़ लगाई और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर के बल हरी लौ में गिर गया। गूहे की अविचल निगाह के नीचे विशाल बैंगनी सांप तुरंत नीचे उतरा, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हरी लपटों में जा गिरा। जिस क्षण बैंगनी सांप स्वर्गीय ज्वाला में घुसा, रानी मेडुसा की तीखी चीख गूंजी, जिससे हवा में एक रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाली सनसनी फैल गई। स्वर्गीय ज्वाला से निकलने वाली पीड़ादायक चीखों को सुनकर गूहे की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। स्वर्गीय ज्वाला द्वारा तड़पने के दर्द का अनुभव करने के बाद गूहे अब रानी मेडुसा द्वारा सहन की जा रही तीव्र पीड़ा के साथ सहानुभूति रख सकता था। बांस के पत्तों की आड़ में गूहे ने आकाश में हरे रंग की लपटों को देखा। दृश्यमान सीमा में वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि स्वर्गीय ज्वाला में प्रवेश करने के तुरंत बाद सांप के शरीर पर तराजू तेजी से विकृत और काले हो रहे थे। असहाय होकर वे सांप के शरीर से गिर गए। तराजू गिरने के बाद ताज़ा खून बह निकला, लेकिन जैसे ही खून दिखाई दिया वह स्वर्गीय ज्वाला के भयानक तापमान से भस्म हो गया। अंत में सांप के शरीर पर कई चमकदार रक्त लाल निशान उभरे। चीख चीख। छोटे से द्वीप पर खड़े होकर गूहे स्वर्गीय ज्वाला से आने वाली चीख की आवाज़ भी सुन सकता था। तेजी से खून बहने के कारण विशाल सांप का शरीर स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ रहा था। एक घमंडी और शक्तिशाली शासक को इस तरह पागलों की तरह चीखने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के कारण रानी मेडुसा को इस समय किस तरह का तीव्र दर्द सहना पड़ रहा था, इसकी कल्पना करना कठिन था। स्वर्गीय ज्वाला की जलन के तहत यह न केवल शारीरिक दर्द था, बल्कि आत्मा भी थी जो जलन से बच नहीं सकती थी। इस तरह का दर्द वास्तव में कुछ हद तक भयानक था। कुछ ही दूरी पर पूल के पास खड़े सांप मानव जनजाति के ग्रैंड एल्डर आग की लपटों में रानी मेडुसा को घूरते हुए कुछ हद तक पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर चिंता का एक संकेत था। महाराज, आपको सफल होना चाहिए। स्वर्गीय ज्वाला के भीतर से आने वाली रानी मेडुसा की लगभग रीढ़ को कंपा देने वाली चीखें सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। कुछ ही दूरी पर गूहे ये दृश्य देख रहा था। ये स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका कि यह महिला वास्तव में थोड़ी जुनूनी और पागल थी। रानी मेडुसा द्वारा किए गए बड़े हंगामे के कारण भेदी चीखें मेडुसा मंदिर के आधे हिस्से में गूंज उठीं। तुरंत ही छतों पर अनेक सर्प मानव शक्तियां चमक उठीं, जो उभरती हुई बैंगनी रोशनी की दिशा की ओर चौंक कर देखने लगीं। उनमें से कुछ भागकर वहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन वे भयंकर बैंगनी रोशनी से अवरुद्ध हो गए। वे केवल बाहर खड़े होकर दूर से हरे रंग की लपटों के भीतर हिंसक रूप से तड़प रहे विशाल बैंगनी सांप को देख सकते थे। आसमान में दो आकृतियां तेजी से उभरती हुई बैंगनी रोशनी की ओर दौड़ीं। एक पल के बाद वे बैंगनी रोशनी के बाहर रुक गईं, जिससे यूमेई और मोबास के गंभीर चेहरे दिखाई दिए। यूमेई के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया। क्या महारानी ने पहले ही विकास करना शुरू कर दिया है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी वास्तव में इस रास्ते पर चल पड़ेंगी। दूर से हरी लपटों को करीब से देखते हुए मोबास ने धीरे से कहा। उसकी हथेलियां अनजाने में आपस में जुड़ गईं और वह कड़वाहट से मुस्कुराया। अब हम केवल अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं, है न? पूल के ऊपर असीम हरी लपटें आसमान को अस्पष्ट कर रही थीं, यहाँ तक कि जलने की तीव्रता के कारण अंतरिक्ष को विकृत कर रही थीं। इस समय ग्रीन लोड स्कोरफायर को रानी मेडुसा द्वारा उन्माद के लिए उत्तेजित किया गया था। इसकी निश्चित सीमा के भीतर कुछ भी जलकर शून्य हो जाएगा। गूहे ने हरी लपटों के नीचे अपनी निगाह घुमाई और पाया कि छोटा पूल, जो मूल रूप से आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग से भरा हुआ था, पहले से ही एक गहरे काले रसातल में बदल गया था। एक मोटे तौर पर पता चला कि रसातल शायद कम से कम 10 मीटर गहरा था। इसके अलावा एक पल में स्वर्गीय ज्वाला के आसपास के बांस के जंगल राख में बदल गए। जैसे ही हल्की हवा बही, बांस के जंगलों का विशाल विस्तार समतल जमीन बन गया। हरी लपटों के अंदर रानी मेडुसा की तीखी चीखें, जो लगभग आधे घंटे से तीव्र थीं, धीरे धीरे कम हो गईं। इस समय शायद शक्ति की थकावट के कारण बैंगनी सांप का विशाल शरीर लगभग लुढ़कना बंद कर चुका था। मूल रूप से सुंदर बैंगनी तराजू अब जल गए थे। शरीर, जो मूल रूप से 10 झांग से अधिक लंबा था, केवल 2 या 3 झांग तक जल गया था। यह अकल्पनीय था कि स्वर्गीय ज्वाला द्वारा इस शरीर के भीतर कितनी हड्डियां और रक्तवाहिकाएं भस्म हो गई थीं। बैंगनी प्रकाश के पर्दे के बाहर अधिक से अधिक सांप लोग आसपास की छतों पर खड़े थे, लगातार मंथन करने वाली बैंगनी आग को निस्तेज होकर देख रहे थे। एक निश्चित क्षण में पूरे शहर में एक वीरान हिनहिनाहट गूंज उठी। अचानक सांप लोगों के इस पवित्र शहर में एक उदास माहौल छा गया। हरी लपटों के भीतर रानी मेडुसा का शरीर निश्चल पड़ा था, जिससे ग्रीन लोड स्कोरफायर लगातार उसके ऊपर जल रहा था। धीरे धीरे जलते हुए मांस की हल्की गंध आ रही थी। ये दृश्य देखकर रानी मेडुसा की रक्षा करने वाला एल्डर एक पल में पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा और उसने खुद से कहा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्या हमारे सांप लोगों को स्वर्ग द्वारा नष्ट कर दिया जाना तय है?
विफल। गूहे की आत्मा की धारणा का पता चला और अचानक उसे लगा कि रानी मेडुसा की आभा गायब हो गई है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हरी लपटों को देखकर गूहे खुद को रोक नहीं सका और धीरे से आहें भरने लगा। ये रानी मेडुसा, जिसने कभी जियामा साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों के लिए सिरदर्द पैदा किया था, इस तरह से गिर गई थी। ये कुछ हद तक नाटकीय था। रानी मेडुसा की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और पूरा शहर मौत के सन्नाटे में डूब गया। मेडुसा मंदिर के चारों ओर शोक की भावना छा गई। इस समय सभी सांप लोग अपनी रानी के लिए चुपचाप विलाप कर रहे थे। गूहे ने दूर की हरी लपटों को हल्के से देखा। एक पल के बाद उसने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा, अपना सिर उठाया और अचानक धुंधले आसमान को देखा और थोड़ी देर के लिए मौन हो गया। अचानक गूहे की आत्मा की धारणा ने एक नई सांस महसूस की। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। हे, मुझे पता था, इस महिला के स्वभाव के साथ वह इतनी आसानी से असफल नहीं होगी। किसी कारण से ये देखकर कि रानी मेडुसा अभी भी जीवित थी, गूहे को थोड़ी खुशी हुई। ये कुछ ऐसा था जिसका गूहे को एहसास नहीं था। शायद वह नहीं चाहता था कि ऐसी बेजोड़ सुंदरता असमय खत्म हो जाए। अध्याय 204 विकास सफलता। जैसे ही सभी सांप लोग गहरे शोक में डूबे हुए थे, एक बार साफ आसमान अचानक काला हो गया। कहीं से भी आए काले बादलों ने धीरे धीरे आसमान को ढक लिया। इस अचानक हुए बदलाव ने सभी को असामान्य आसमान को घूरते हुए छोड़ दिया और उनके चेहरों पर उलझन साफ झलक रही थी। क्या हो रहा है? धमाका। काले बादलों के भीतर अचानक गरजने वाली गर्जनाएं गूंज उठीं और चांदी की बिजली अराजक तरीके से नाचने लगी, जो चांदी के सांपों की तरह थी। क्या हो रहा है? काले बादलों के भीतर हिंसक ऊर्जा को महसूस करते हुए मोबास ने उलझन में पूछते हुए सूखी आवाज में कहा। यूमेई आसमान में काले बादलों को घूरती रही। अचानक उसे कुछ याद आया। उसके मोहक चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। क्या ये हो सकता है? मोबास ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? यूमेई ने अपने दिल की धड़कन को दबाते हुए बदलते आसमान को देखा और गहरी आवाज में कहा, मैंने एक बार एक प्राचीन किताब पढ़ी थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि जब पौराणिक स्तर के दानव जानवर पैदा होते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो उनके शरीर में भारी ऊर्जा असंतुलन के कारण कुछ खगोलीय घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि ये पौराणिक स्तर के दानव जानवर अत्यंत शक्तिशाली प्राणी हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ तो डू पूर्वज या डू वंदना स्तर पर मानव शक्तियों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वर्तमान डूक्यूई महाद्वीप में ऐसे पौराणिक स्तर के दानव जानवर काफी दुर्लभ प्रतीत होते हैं। यूमेई ने अपनी अटकलें लगाईं, उसके स्वर में उत्साह का संकेत था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबसे संभावित व्याख्या महामहिम का सफल विकास हो सकता है। महामहिम सफलतापूर्वक विकसित हो गए हैं। ये सुनकर मोबास क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी। जैसे ही वह ऊपर देखने वाला था, उसके सिर के ऊपर बादलों की परत से एक तेज गड़गड़ाहट गूंजी। एक पल में दुनिया चमक उठी। बादलों से एक विशाल चांदी का वज्रपात उतरा, बैंगनी प्रकाश के पर्दे को भेदते हुए और हरी लपटों में जा गिरा। वज्रपात जितनी तेजी से आया, उतनी ही तेजी से आया। सभी के कानों में गड़गड़ाहट के विस्फोट से पहले छटते ही आसमान में छाए काले बादल तेजी से छटने लगे। एक पल में चिलचिलाती धूप ने एक बार फिर शहर को नहला दिया। जैसे जैसे उनके कानों में गड़गड़ाहट धीरे धीरे कम होती गई, अनगिनत लोगों ने जल्दी जल्दी बैंगनी प्रकाश के पर्दे में अपनी निगाहें डालीं। हालांकि बिजली गिरने के बाद द्वीप से एक हल्का नीला कोहरा फैल गया, जिसने दृश्य को ढक लिया। द्वीप पर गूहे रानी मेडुसा की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग कर रहा था। हालांकि आकाश बदलने के बाद उसने अचानक पाया कि उसकी आत्मा शक्ति अब और प्रवेश नहीं कर सकती। नीली धुंध गड़गड़ाहट और स्वर्गीय ज्वाला के बीच टकराव से वाष्पित हुई कोई चीज है। यह आत्मा शक्ति के घुसपैठ का विरोध करती है और अंदर की स्थिति पूरी तरह से अलग हो गई है। प्रकाश के पर्दे के माध्यम से अपनी आत्मा की धारणा को साफ करते हुए गूहे ने भौहें सिकुड़ी। कोई बात नहीं, स्थिति को देखते हुए रानी मेडुसा पहले ही सफलतापूर्वक विकसित हो चुकी है। देखने के लिए और कुछ नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए गूहे ने जांच करने के लिए द्वीप में और गहराई में जाने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय एक विचार के साथ उसने आरोहण कदम तकनीक का उपयोग किया और उसकी आकृति मौके पर ही गायब हो गई। ... क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है कि महारानी सफलतापूर्वक विकसित हो गई हैं? अन्यथा स्वर्गीय क्लेश क्यों होगा? पानी के कुंड से कुछ ही दूरी पर एल्डर ने भयभीत भाव से आकाश का रंग बदलते देखा। जब आकाश से गड़गड़ाहट गिरी तो एल्डर सबसे पहले एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गया। फिर भी गड़गड़ाहट के जबरदस्त प्रभाव ने चट्टान को चकनाचूर कर दिया। अगर एल्डर ने समय पर प्रतिरोध नहीं किया होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। इतनी भयानक गड़गड़ाहट। जमीन से ऊपर चढ़ते हुए एल्डर ने अब बंजर द्वीप को देखा, अनजाने में ठंडी सांस ली। अंदर क्या हुआ? मैं महारानी की उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ?
अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए एल्डर ने चारों ओर घने नीले कोहरे को देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। फिर वह धीरे धीरे उसमें चला गया। जैसे जैसे एल्डर धीरे धीरे द्वीप के केंद्र के पास पहुंचा, आकाश में हरी लपटें फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन अब वे अपने मूल आकार में लौट आई थीं, चुपचाप हवा में तैर रही थीं और लगातार आकार बदल रही थीं। अपनी नज़र को अजीब आग से नीचे ले जाते हुए जमीन पर एक विशाल सांप का जला हुआ शरीर पड़ा था, जो खामोश और बेजान था, एक मरे हुए सांप जैसा। महारानी, सांप की लाश को देखते हुए एल्डर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया, जिससे थोड़ा दुख प्रकट हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम असफल हो जाओगे। जैसे ही एल्डर उदास हुआ, अचानक पीछे से एक हल्की सी चटकने की आवाज़ आई। यह अप्रत्याशित आवाज़ सुनकर एल्डर का शरीर अचानक कांप उठा। धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए उसने आवाज़ के स्रोत की ओर देखा। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़कर पिन के आकार की हो गईं। एल्डर की निगाह के सामने जमीन पर पड़े विशालकाय सांप के कठोर और जले हुए शरीर ने धीरे धीरे अपनी जली हुई त्वचा को उतार दिया। धीरे धीरे त्वचा के उतरने की गति तेज होती गई और अंत में एल्डर को विशाल सांप के शरीर के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया जो फटने वाला था। इस विचित्र दृश्य ने तुरंत एल्डर का ध्यान आकर्षित किया। उसने विशालकाय सांप को देखा जो अपनी जली हुई त्वचा उतार रहा था और सावधानी से कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। क्या होगा अगर महारानी अभी तक मरी नहीं हैं? ये सोचते हुए एल्डर ने कुछ और कदम आगे बढ़ाए। इस क्षण उसके हाव भाव बदल गए और उसकी निगाह आश्चर्य से सांप के शरीर पर गई। वहां उसने एक हल्की सांस महसूस की। ये सांस और भी तेज होती जा रही थी। रानी, क्या तुम आखिरकार सफल हो गई? एल्डर ने खुशी से जमीन पर पड़े विशाल सांप के शरीर को देखा। लेकिन इस क्षण एल्डर के हाव भाव फिर से बदल गए। उसने महसूस किया कि सांप के शरीर से निकलने वाली सांस अचानक बहुत तेज हो गई। इस सांस का सामना करते हुए उसने भी एक अकथनीय दबाव महसूस किया। धमाका! अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट हुआ और जमीन पर पड़े सांप के शरीर से अचानक एक चटकने वाली आवाज के साथ फट गया। जेट ब्लैक स्केल्स सभी दिशाओं में बिखर गए और शरीर तुरंत पाउडर में बदल गया। जिस क्षण सांप का शरीर पाउडर में बदल गया, एक विशाल और भयानक आभा अचानक फूट पड़ी और पूरे शहर को घेर लिया। क्या महारानी सफल हुईं? इस आभा में अस्पष्ट रूप से परिचित भावना को महसूस करते हुए अनगिनत सर्प लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनके चेहरे खुशी से भर गए और धरती को हिला देने वाली जयकार आसमान में गूंज उठी। अध्याय 205 अजगर को निगलता हुआ 9 रंगों वाला स्वर्ग। विशाल आभा के विस्फोट के क्षण में एल्डर को अचानक एक अकल्पनीय धड़कन महसूस हुई। उसका चेहरा अचानक बदल गया और साथ ही उसका शरीर लगभग अनियंत्रित रूप से लगभग दर्जनों मीटर पीछे हट गया। जैसे ही भयानक आभा अचानक बढ़ी, एल्डर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। पलक झपकते ही वह जमीन पर कदम रखते हुए लगभग 10 मीटर पीछे हट गई। जैसे ही आभा गायब हुई, एल्डर को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। हालांकि इस बिंदु पर उसने फिर से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अपनी आंखें मूंदते हुए वह उस क्षेत्र को घूरती रही जहां सांप के विस्फोट के कारण कुछ काली धूल गिरी थी। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। काली धूल धीरे धीरे गिर रही थी और एक निश्चित क्षण में धुंध से अचानक एक रंगीन रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश की गति लगभग ऐसी थी मानो वह अंतरिक्ष की बाधाओं को भेद रही हो और लोगों को चौंका रही हो। काली आंखों में एक हल्की रंगीन रोशनी टिमटिमा रही थी। ये दृश्य देखकर एल्डर डर से भर गया। इससे पहले कि वह समझ पाती कि यह वास्तव में क्या है, उसने इसके साथ कोई शारीरिक संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। इतनी तेज! हालांकि भले ही एल्डर बचना चाहता था, लेकिन इंद्रधनुषी रोशनी की गति भयानक रूप से तेज थी। एल्डर के प्रतिक्रिया करने से पहले इंद्रधनुषी रोशनी प्रकाश की धारा में बदल गई, जो तेजी से उसके पास पहुंच गई। एल्डर चौंक गया, लेकिन फिर उसने पाया कि इंद्रधनुषी रोशनी अचानक उसके सामने रुक गई। इंद्रधनुषी रोशनी एल्डर के सामने कुछ सेंटीमीटर रुक गई। इस पल में उसने आखिरकार अपना शरीर उसकी नज़र के सामने प्रकट कर दिया। उसके चेहरे पर अभी भी भयानक टक्कर के साथ जब एल्डर ने अपने सामने दिखाई देने वाले प्राणी को देखा, तो उसका सदमा धीरे धीरे स्तब्ध विस्मय में बदल गया, जिससे एक आकर्षक दृश्य बन गया। एल्डर के सामने जो प्राणी आया वह एक सांप था, जिसका व्यास लगभग 2 सेंटीमीटर था। उसका पूरा शरीर छोटे छोटे इंद्रधनुषी शल्कों से ढका हुआ था। उसके पास हल्के बैंगनी रंग की सांप की पुतलियां थीं, जो कुछ हद तक एक अजीब सा एहसास दे रही थीं। उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब और ताज़ा खुशबू छाई हुई थी। हालांकि अब वह सिर्फ एक सांप था, लेकिन उसमें शान और कुलीनता की भावना थी। अपने सामने इंद्रधनुषी सांप को घूरते हुए एल्डर को अचानक एक परिचित आभा महसूस हुई। क्यों क्वीन, क्या ये तुम हो? एल्डर के घूरने पर छोटे सांप के शरीर पर इंद्रधनुषी रोशनी अचानक तेज हो गई। रोशनी के खिलने के साथ छोटे सांप का शरीर एक फूले हुए गुब्बारे की तरह तेजी से फैलने लगा। एल्डर की चकित निगाहों में मूल रूप से 1 फुट से थोड़ा ज्यादा लंबा इंद्रधनुषी सांप बस एक पल में लगभग 10 गज लंबे एक विशालकाय प्राणी में बदल गया।
इंद्रधनुषी अजगर आसमान में मंडरा रहा था, उसका विशाल शरीर एल्डर को थोड़ा स्तब्ध कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि छोटे आकार की यह चीज़ इतनी शानदार दिखने वाली हो सकती है। प्रतिक्रिया करने के बाद एल्डर अपने सामने विशालकाय प्राणी को देखकर इतना हैरान हो गया कि वह थोड़ा अवाक रह गया। हालांकि होश में आने के बाद एल्डर अपने सामने विशालकाय प्राणी को देखकर अचानक नियंत्रण खो बैठा और भागने लगा। हालांकि इस इंद्रधनुषी सांप से एक हल्की सी परिचित आभा निकल रही थी, एल्डर को यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि यह उसके सामने उसकी रानी थी। इस विशाल सांप के वास्तव में महारानी होने की पुष्टि करने से पहले अपनी जान और सुरक्षा की खातिर एल्डर ने अस्थायी रूप से भागने का विकल्प चुना। एल्डर, आप क्यों भाग रहे हैं? ठीक इसी समय एल्डर के पीछे से अचानक एक जानी पहचानी ठंडी आवाज सुनाई दी। गहरी सांस लेते हुए एल्डर ने धीरे से अपना सिर घुमाया और एक ऐसा आदर्श चेहरा जो शीतलता, आकर्षण और मोहकता को मिलाता था उसकी नज़र में दिखाई दिया। क्यों क्वीन, क्या ये वास्तव में आप हैं? इस परिचित और सुंदर चेहरे को देखकर एल्डर थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके बूढ़े चेहरे पर एक खुशी भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। महाराज, क्या आप सफल हुए? रानी मेडुसा ने अपने सुंदर चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान प्रकट की, उसकी आवाज़ अभी भी ठंडी थी। हम रानी मेडुसा की उपस्थिति की पुष्टि करने के बाद एल्डर ने उसे ध्यान से जांचने का साहस किया। इस समय रानी मेडुसा ने अपने शरीर पर केवल एक हल्के बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके हरे बाल उसके सुगंधित कंधों से नीचे बहते हुए उसके उभरे हुए नितंबों पर आकर रुक गए। उसकी आकर्षक आकृति उसके प्रमुख वक्रों के साथ एक परिपक्व आड़ू की तरह थी जो एक अनूठा आकर्षण बिखेर रही थी। जैसे ही नज़र नीचे की ओर गई, बुजुर्ग ने अचानक कुछ असामान्य देखा। रानी मेडुसा की मूल सांप की पूंछ किसी तरह दो लंबे गोरे पैरों में बदल गई थी। बर्फ सफ़ेद पैर जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर तैर रहे थे, बिल्कुल साफ और धूल से अछूते। महामहिम, आपकी वर्तमान ताकत क्या है? रानी मेडुसा से निकलने वाले शक्तिशाली दबाव को महसूस करते हुए बुजुर्ग ने सावधानी से पूछा। 3 स्टार डू पूर्वज, रानी मेडुसा ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी भी आदमी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकता था। 3 स्टार डू पूर्वज। रानी मेडुसा के शब्दों को सुनकर बुजुर्ग एक बार फिर चकित हो गया। एक ही सफलता के साथ 3 स्टार डू पूर्वज तक पहुंचने से रानी मेडुसा से निकलने वाले भयानक दबाव की व्याख्या हुई। पहले के भयावह स्वर्गीय क्लेश के बारे में सोचते हुए बुजुर्ग को अचानक लगा कि सब कुछ सही समझ में आ गया है। ऐसे भयानक स्वर्गीय क्लेश से बचना ऐसी दुर्जय शक्ति वाले किसी व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी। शांति से विचार करते हुए बुजुर्ग ने रानी मेडुसा के प्रकट 7 रंग के सर्प रूप को याद किया। 7 रंग का सर्प, क्या ये हो सकता है? महाराज, क्या आपने अपने भीतर प्राचीन रक्त रेखा को सक्रिय कर दिया है? बुजुर्ग की आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी जब उसने सांप लोगों के प्राचीन स्क्रॉल में दर्ज एक रहस्य के बारे में सोचा। ये प्राचीन जानवर 9 रंग के स्वर्ग निगलने वाले अजगर के बारे में एक रिकॉर्ड था। सांप लोगों के एक बुजुर्ग के रूप में बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रानी मेडुसा की पिछली साथी आत्मा बैंगनी रसातल ज्वाला सांप नामक छठे दर्जे के जादुई जानवर की आत्मा थी। ऐसा कहा जाता है कि इस बैंगनी रसातल ज्वाला सांप में एक प्राचीन जानवर की रक्त रेखा का निशान दिखाई देता है। यदि अवसर सही था तो ये सांप अपने भीतर की फीकी रक्त रेखा को सक्रिय कर सकता था और अपने प्राचीन पूर्वज में विकसित हो सकता था। बेशक ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, लगभग नगण्य। प्राचीन जानवर जो डू पूर्वज शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, उसे 9 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले अजगर के रूप में जाना जाता था। इसकी पहचान की विशेषताएं इसका 7 रंग का शरीर, थोड़ी बैंगनी आंखें, सुगंधित गंध और स्वर्ग तक पहुंचने वाली इसकी शक्ति थी। अपनी पतली ज़ैद उंगलियों को खूबसूरती से टैप करते हुए ऊर्जा की लहरें जो फैलती थीं अपने आप फैल जाती थीं। रानी मेडुसा ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखें मंत्रमुग्धता से भरी हुई थीं और वह बुजुर्ग को देख रही थी। उसने सहजता से कहा, वास्तव में इस बार मैं प्राचीन जानवर 9 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित हुई हूँ। अध्याय 206 रानी मेडुसा के विचार। अगले दिन रानी मेडुसा के मंदिर में गूढ़े मुख्य हॉल में इत्मीनान से बैठा था, अपने हाथ में सर्प आत्मा मोती पकड़े हुए उसे बारीकी से देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने इस मोती को बनाने में बहुत प्रयास किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय गूढ़े ने अपने हाथ में सर्प आत्मा मोती को देखा, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सर्प जाति की यह पवित्र कलाकृति ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसे मनुष्य सक्रिय कर सकें। सर्प आत्मा मोती हमारी जाति की एक पवित्र कलाकृति है, इसे हमारे वंश के बाहर के लोग सक्रिय नहीं कर सकते। आपको अपने प्रयासों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हॉल में अचानक एक आलसी लेकिन स्पष्ट और ठंडी आवाज गूंजी। गूढ़े, जिसने अपनी आत्मा शक्ति के साथ रानी मेडुसा के आगमन को महसूस किया था, जब उसने उसकी आवाज सुनी तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। एक आश्चर्यजनक आकृति धीरे धीरे प्रवेश द्वार से चल रही थी।
रानी मेडुसा कल से अलग कपड़े पहने हुए एक शानदार और महंगी बैंगनी ब्रोकेड की पोशाक पहने हुए थी, जो उसके सुंदर और कामुक शरीर को लपेटे हुए थी, एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रही थी। उसकी संकीर्ण पीली बैंगनी आंखें मोहक रूप से चमक रही थीं, जो किसी भी पुरुष की निगाहों को मोहित कर रही थीं। गूहे का गला धीरे से मुड़ा हुआ था क्योंकि उसने अपने शरीर को सावधानी से दूर कर दिया, अपने पीछे की सुंदरता पर नजर डाली। हालांकि यह उसे पहली बार नहीं देख रहा था, लेकिन वह अपने आप को उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य की फिर से प्रशंसा करने से नहीं रोक सका। उसका सुडौल शरीर एक पके आड़ू की तरह था, जो लगातार एक आकर्षक आकर्षण उत्सर्जित कर रहा था। गूहे की नज़र फिर रानी मेडुसा की पोशाक के निचले हिस्से पर चली गई। उसकी मूल सिरपीली पूंछ दो पतली और गोरी मानव टांगों में बदल गई थी। उसके नाजुक पैर जमीन से आधा इंच ऊपर तैर रहे थे, क्रिस्टल साफ और धूल से मुक्त। क्या आपने पर्याप्त देखा है? किसी का ध्यान न जाने पर रानी मेडुसा गूहे के सामने आ चुकी थी। उसकी आंखें ठंडी और घातक आभा से भरी हुई उसे ध्यान से देख रही थी। गूहे ने उसके गाल को घूर कर देखा, जो उसके बहुत करीब था। उसका मनमोहक चेहरा स्वर्ग से आए एक उत्कृष्ट कृति की तरह था, जो अपनी भयंकर आंखों के साथ भी एक अनूठा आकर्षण बिखेर रहा था। यह महिला लगभग हर आदमी की कल्पना थी। महारानी को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बधाई। ये वास्तव में एक खुशी का अवसर है, गूहे ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसे बधाई देते समय अपनी नज़र को धीरे से बदला। रानी मेडुसा ने गूहे की बधाई के जवाब में कोई भाव नहीं दिखाया, अभी भी उसे ठंडे भाव से देख रही थी। एक पल के बाद उसने उसके हाथ में सर्प आत्मा मोती को देखा और फिर बोली, चूंकि आप हमारी जाति की पवित्र कलाकृति को सक्रिय नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे वापस कर सकते हैं। ये सुनकर गूहे ने चुपके से सर्प आत्मा मोती को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया, मुस्कुराते हुए, क्या महारानी भूल गई हैं कि मेरे पास एक शिष्य है जो सर्प जाति की रक्त रेखा को धारण करता है? हालांकि मैं इस सर्प आत्मा मोती को सक्रिय नहीं कर सकता, यह मेरे शिष्य के लिए बेहद उपयुक्त है। मैं यह मोती उसे देने की योजना बना रहा हूँ। महारानी क्या सोचती हैं? गूहे ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ कहा। ये जानते हुए कि किंगलिन सर्प जाति की रक्त रेखा को धारण करता है और निश्चित रूप से सर्प आत्मा मोती को सक्रिय कर सकता है, गूहे ने पहले ही इसकी नियति तय कर ली थी, यह महसूस करने के बाद कि वह इसे स्वयं सक्रिय नहीं कर सकता। 9 रंग की घाटी में अकेली लड़की के बारे में सोचते हुए गूहे को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। उसने सर्प आत्मा मोती का उपयोग उसके लिए उचित मुआवजे के रूप में करने की योजना बनाई। गूहे के शब्दों को सुनकर रानी मेडुसा को तुरंत हरे रंग के कपड़ों में विनम्र छोटी लड़की के बारे में याद आया, जिससे वह पहले मिल चुकी थी। उसे दे दो। लड़की की सर्प जाति की वंशावली और उसकी हरी सांप 3 पुतली आंखों के बारे में सोचते हुए रानी मेडुसा को कुछ राहत महसूस हुई। अपनी प्रतिभा के साथ लड़की वास्तव में सर्प आत्मा मोती की हकदार थी। ये बहुत अच्छा है, हमारी जाति की पवित्र कलाकृति उसके हाथों में होना कोई अपमान की बात नहीं है। गूहे के चेहरे को बहुत देर तक घूरने के बाद रानी मेडुसा ने आखिरकार धीरे से बात की। उसकी आवाज़ नर्म और आलसी थी, एक मोहक आकर्षण से भरी हुई थी जो किसी भी आदमी की हड्डियों को झकझोर सकती थी। ये सुनकर गूहे का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। जिस तरह से उसने ये कहा, क्या इसका मतलब ये था कि सर्प आत्मा मोती उसके हाथों में अपमानित था? वह महिला वास्तव में सुंदर थी, लेकिन अफसोस उसे बोलना पड़ा। रानी मेडुसा, अब जब तुम सफलतापूर्वक विकसित हो गई हो तो तुम्हें स्वर्गीय ज्वाला लौटा देनी चाहिए। गूहे ने अपनी किंगलियन अर्थौर ज्वाला के बारे में सोचते हुए और उसे लौटाने की मांग करते हुए कहा। उसे लौटा दो। गूहे के शब्द सुनकर रानी मेडुसा की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। वह स्वर्गीय ज्वाला कुछ ऐसी थी जिसे उसने बड़ी मुश्किलों से प्राप्त किया था। यह उसका हक था। इस विचार के साथ रानी मेडुसा की निगाहें ठंडी हो गईं और उसने गूहे को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में धीरे धीरे ठंडक का आभास होने लगा। इस चोर ने जबरन उसकी स्वर्गीय ज्वाला छीन ली थी और अब वह बेशर्मी से उसे लौटाने के लिए कहने की हिम्मत कर रहा था। ये वास्तव में असहनीय था। रानी मेडुसा की भयंकर निगाहों को महसूस करते हुए गूहे के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत कुएं की गहराई की तरह शांत थी। रानी मेडुसा को शांति से घूर रही थी। हॉल में उनकी निगाहें आपस में मिल गईं, जिससे हल्की ठंडक निकल रही थी। दोनों निगाहें आपस में मिल गईं और दोनों ने एक अवर्णनीय अर्थ प्रकट किया। हॉल में एक हल्की ठंडक छा गई और माहौल अचानक कुछ तनावपूर्ण हो गया। अपनी गहरी आंखों से रानी मेडुसा पर शांति से टिकी हुई, जो अपनी सफलता के बाद और भी अधिक दुर्जय और दबंग लग रही थी। गूहे के मुंह पर हल्की मुस्कान थी। हॉल में रानी की आक्रामक आभा के बावजूद उसका पुराना कुआं जैसा व्यवहार अपरिवर्तित रहा। हॉल में रानी मेडुसा की आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं। उसकी निगाहें गूहे पर टिकी हुई थीं। उसकी हथेली में एक हल्की डुकी घूम रही थी। उसकी ताकत बहाल होने के साथ रानी मेडुसा की लंबे समय से दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे बाहर आ रही थीं। अतीत में वह ठंडी और दबंग थी, कभी किसी को भी उससे कुछ भी जबरन लेने की अनुमति नहीं देती थी। हालांकि इस इंसान ने उसकी वर्जना को तोड़ दिया था।
पहले अपनी कमजोरी के कारण रानी मेडुसा को अपने क्रोध को बलपूर्वक दबाना पड़ता था, किसी भी शत्रुता को दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब सफलतापूर्वक विकसित होने और एक डू पूर्वज की ताकत तक पहुंचने के बाद एक बार प्रसिद्ध रानी मेडुसा आखिरकार पूरी ताकत से वापस आ गई थी। ताकत में अचानक उछाल ने रानी मेडुसा में अपनी स्वर्गीय लौ को पूरी तरह से वापस पाने की इच्छा भी जगाए। धीरे धीरे एक ठंडी आभा ने रानी मेडुसा को घेर लिया। उसकी आंखें शांत चेहरे वाले गूहे पर टिकी थीं। उनके मौन और कुछ हद तक रहस्यमय व्यवहार ने आखिरकार अति आत्मविश्वास वाली रानी मेडुसा को कुछ हद तक शांत कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। रानी मेडुसा को अचानक कुछ महीने पहले 4 बुजुर्गों और इस इंसान के बीच हुई लड़ाई याद आ गई, और कैसे महान बुजुर्ग पवित्र कलाकृति का उपयोग करने के बावजूद प्रतिद्वंद्वी द्वारा थप्पड़ मारा गया था। उसके तेजस्वी चेहरे पर गंभीरता का भाव दिखाई दिया। रानी मेडुसा के भीतर से अचानक एक ठंड उभरी। उसके सामने ये चोर शायद अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह संभाल सके। अध्याय 207 ब्लैक हॉर्न डोमेन में आगमन। स्वर्गीय ज्वाला झील द्वीप के हृदय पर है। कृपया अपनी सहायता करें, रानी मेडुसा ने एक क्षण मौन रहने के बाद कहा। अंततः उसने अपने भीतर के क्रोध को दबा लिया, समझौता करने की कोशिश की। ये सुनकर गूहे ने रानी मेडुसा की ओर दिलचस्पी से देखा, फिर अपने आरोहण चरणों का उपयोग किया, तुरंत मुख्य हॉल से गायब हो गया। महाराज, क्या हम उसे स्वर्गीय ज्वाला लेते हुए देखने जा रहे हैं? गूहे के जाने के बाद अचानक उभरे महान बुजुर्ग ने पूछा। उनका स्वर आक्रोश से भरा हुआ था। इस व्यक्ति की ताकत अथाह है, मैं अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। रानी मेडुसा ने गूहे की प्रस्थान तकनीक के बारे में सोचा और उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। उसके तरीके बहुत रहस्यमय थे और उसके पास उसका सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। अगर वह हार गई तो पूरी सर्प जाति बर्बाद हो सकती है। रानी मेडुसा के शब्दों को सुनकर महान बुजुर्ग को तुरंत याद आया कि कैसे सर्प आत्मा मोती के साथ अपनी ताकत को 4 सितारा डू पूर्वज तक बढ़ाने के बाद भी वह अभी भी गूहे द्वारा थप्पड़ मारा गया था, और वह चुप हो गया। कुछ ही क्षणों बाद गूहे मुख्य हॉल में फिर से प्रकट हुआ। उसने किंगलियन अर्थॉट फ्लेम को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया था। ये देखना वास्तव में संतुष्टिदायक है कि महान बुजुर्ग अपनी चोटों से इतनी जल्दी ठीक हो गए हैं। गूहे ने हॉल में महान बुजुर्ग को देखकर व्यंग्य के संकेत के साथ कहा। आप? ये सुनकर महान बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। वह प्रतिक्रिया करना चाहता था, लेकिन गूहे की ताकत को याद करते हुए वह केवल अपनी हताशा को बाहर निकालते हुए ठंडी सांस ले सका। अब जब यह मामला सुलझ गया है तो मेरे जाने का समय आ गया है, गूहे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर अपनी नज़र रानी मेडुसा की ओर घुमाई। महाराज, उन 66वीं श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियों के बारे में मत भूलना जो आपको मुझ पर बकाया हैं। मैं 3 महीने में सर्प जाति में वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर रानी मेडुसा की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। निश्चिंत रहें, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ये सुनकर अच्छा लगा, फिर मैं विदा लेता हूँ। गूहे ने ठहाका लगाया और उसका रूप तुरंत ही असेंशन स्टेप्स का उपयोग करते हुए हॉल से गायब हो गया। एक दिन मैं तुम्हारे द्वारा मुझ पर किए गए अपमान का हर एक अंश चुकाऊंगा। रानी मेडुसा गूहे की उपस्थिति को पूरी तरह से गायब महसूस कर रही थी। अब उसके स्वर में ठंडक नहीं छिपी थी। ... पीली मिट्टी की सड़क पर लगभग 100 लोगों की एक टुकड़ी उनके नज़र के अंत में विशाल किले की ओर जोरदार तरीके से मार्च कर रही थी। उनके एकीकृत कपड़ों से पता चलता था कि वे एक ही भाड़े के समूह से संबंधित थे। इस आकार के एक समूह को जियामा साम्राज्य में एक मध्यम स्तरीय भाड़े के समूह के रूप में माना जा सकता है। सीमा के निकट होने के कारण भूतों का शहर में एक अराजक वातावरण था जो कुछ भाड़े के समूहों द्वारा पसंद किया जाता था। वे जादुई जानवरों का शिकार करने के सुरक्षित मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहते थे, बल्कि युद्ध के भाड़े के सैनिक बनना पसंद करते थे जो पर्याप्त पुरस्कारों के लिए संघर्ष में एक पक्ष में शामिल होते थे। हालांकि पुरस्कार बहुत कम थे, आकर्षक होने के साथ साथ खतरा भी बहुत अधिक था। युद्ध की चक्की में कुछ 100 लोगों को आसानी से खत्म किया जा सकता था। किले के बाहर कुछ 100 मील पूर्व की ओर यात्रा करके और कुछ छोटे देशों और जनजातियों से गुजरते हुए कोई भी महाद्वीप के कुख्यात ब्लैक हॉर्न डोमेन में प्रवेश कर सकता था। अपने अनोखे भूभाग के कारण यह महाद्वीप का सबसे अराजक क्षेत्र बन गया था। विभिन्न देशों से अनगिनत भगोड़े और गिरे हुए व्यक्ति यहाँ एकत्रित हुए थे जिन्होंने सबसे बर्बर नियम स्थापित किए थे। इसके अतिरिक्त यह मनुष्यों के अलावा विभिन्न जातियों का एक मिश्रण था जो महाद्वीप के लघु संस्करण जैसा दिखता था। ब्लैक हॉर्न डोमेन में कोई कानून नहीं था, केवल एक नियम था, जंगल का कानून। दूसरे शब्दों में ये सबसे योग्य का अस्तित्व था। यहाँ कमज़ोर लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। यह क्षेत्र पूरी तरह से आदिम था। यहाँ कोई भी बिना किसी हस्तक्षेप के सड़क पर महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य कृत्य कर सकता था। बेशक पीड़ित को सावधानी से चुनना उचित था क्योंकि परिणाम भयानक हो सकते थे।
ब्लैक हॉर्न डोमेन में महिलाएं कभी कभी पुरुषों की तुलना में अधिक खतरनाक साबित होती थीं, केवल इसलिए कि वे ऐसे वातावरण में जीवित बची थीं। इसके अलावा ब्लैक हॉर्न डोमेन को महाद्वीप का सूचना केंद्र माना जा सकता है। प्रतिदिन अनगिनत खुफिया जानकारी आती जाती रहती थी। यदि कोई पूरे महाद्वीप में प्रसिद्धि और पहचान चाहता है तो ये स्थान सबसे तेज शॉर्टकट प्रदान करता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त ताकत और संसाधन हो। अन्यथा कोई कुख्याति प्राप्त कर सकता है लेकिन अपनी जान गंवा सकता है। महाद्वीप के एक कुख्यात अराजक क्षेत्र के रूप में ब्लैक हॉर्न डोमेन अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। हर दिन मजबूत व्यक्ति मरते थे और नए आते थे, जिससे ये क्षेत्र मृत्यु, चुनौतियों और प्रलोभनों से भरा हुआ था। यहाँ कोई दुर्लभ मार्शल आर्ट तकनीक, युद्ध कौशल, दिव्य हथियार, कवच, कीमिया के बर्तन, उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां और बहुत कुछ पा सकता था। ये भी अफवाह थी कि डोमेन की नीलामी में पृथ्वी स्तरीय तकनीकें 2 बार दिखाई दी थीं। हालांकि इन खजानों को प्राप्त करने के लिए किसी को कीमत चुकानी पड़ती थी, चाहे वह पैसे में हो या अन्य कीमती सामान में। ब्लैक हॉर्न डोमेन में बिना कीमत के कुछ भी नहीं मिलता था। अराजकता और अंधकार का आकर्षण मानवता का एक अंतर्निहित गुण प्रतीत होता था। खतरों को जानते हुए भी अनगिनत लोग प्रसिद्धि, बेहतर मार्शल आर्ट, युद्ध कौशल, दवाइयों या अपार धन की तलाश में इस क्षेत्र में आए। फिर भी लोगों की निरंतर आमद ने ब्लैक हॉर्न डोमेन को समृद्ध बनाए रखा। दिलचस्प बात यह है कि चरम सीमाओं के उलट होने के सिद्धांत के कारण ब्लैक हॉर्न डोमेन के केंद्र में डूबी हुई महाद्वीप की प्रसिद्ध जियानान अकादमी थी। हालांकि अकादमी के बाहर एक निश्चित सीमा के भीतर एक शांतिपूर्ण क्षेत्र मौजूद था। जो कोई भी ब्लैक हॉर्न डोमेन की अराजकता को इस क्षेत्र में लाता, वह खुद को अकादमी और डोमेन के बीच की सीमा रेखा पर एक बड़े पेड़ पर एक लाश के रूप में लटकता हुआ पाता। वर्षों से इस नियम का कभी कोई अपवाद नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ पर, जिसे डेड स्पिरिट ट्री के नाम से जाना जाता है, एक बार 2 डू वांग और एक डू सम्राट के शव लटके थे। विशाल मैदानों में एक विशाल जानवर की छाया स्वतंत्र रूप से घूमती थी। हम आखिरकार पहुंच गए। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन पर सवार होकर गुहे की आत्मिक शक्ति दूर के दृश्य की ओर बढ़ी और दृश्य को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। अध्याय 208 ब्लैक हॉर्न क्षेत्र। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र अराजकता से बना एक विशेष क्षेत्र और जियानान अकादमी के बाहर बनाया गया, जिसने महाद्वीप के कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्राचीन और आदरणीय अकादमी के पास ऐसा अशांत क्षेत्र क्यों मौजूद था। फिर भी इसका अस्तित्व एक वास्तविकता थी और वर्षों के दमन के बावजूद ब्लैक हॉर्न क्षेत्र एक चौंका देने वाली दर से विस्तार करना जारी रखा। इसके अविश्वसनीय लचीलेपन ने उन लोगों को चकित कर दिया जो इसे दबाना चाहते थे। यह क्षेत्र विशाल था, जो वर्षों में एक छोटे देश के आकार का हो गया था, जो महाद्वीप के बाकी हिस्सों से अलग था। इस क्षेत्र और अन्य साम्राज्यों के बीच मुख्य अंतर इसका एक विलक्षण नेता का अभाव था। इस क्षेत्र में विभिन्न शक्तियां अपने हितों के लिए लगातार लड़ती रहीं, जिससे बिखरी रेत की तरह अव्यवस्थित वातावरण बना। शायद इसी अराजकता ने ब्लैक हॉर्न क्षेत्र को महाद्वीप के केंद्र में इतना महत्वपूर्ण रूप से विकसित होने दिया। अन्यथा कोई भी शक्ति ऐसी विघटनकारी और तेजी से मजबूत होती ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगी जो उनके लिए खतरा बन सकती है। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र की कुख्यात अराजकता के बावजूद उच्च श्रेणी की डू तकनीक, युद्ध तकनीक और औषधीय गोलियां जो इसके माध्यम से प्रवाहित होती थीं, ने पूरे महाद्वीप से कई शक्तिशाली प्राणियों को आकर्षित किया। आखिरकार उन्नत तकनीकों को प्राप्त करना उनकी अधिक ताकत की यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता था। इस तरह का प्रलोभन मजबूत लोगों के लिए अनूठा था। इस प्रकार ब्लैक हॉर्न क्षेत्र एक अंधेरे अथाह गड्ढे की तरह था, जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से अनगिनत खजाने खींचता था, केवल अत्यधिक कीमतों पर नीलाम करने के लिए। सरपेंट रेस के स्थान को छोड़ने के बाद गुहे सीधे ब्लैक हॉर्न क्षेत्र की ओर बढ़ गया। अब लगभग 5 दिनों के बाद नीचे की नीरस पर्वत श्रृंखलाएं अचानक पतली हो गईं। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन के ऊपर खड़े होकर गुहे ने क्षितिज की ओर देखा, जहां एक काला मैदान एक काली रेखा की तरह दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से अंदर की दुनिया को बाहर से अलग कर रहा था। तो ये ब्लैक हॉर्न क्षेत्र है। अपनी दृष्टि में बढ़ती हुई काली रेखा को देखते हुए गुहे का थका हुआ और धूल भरा चेहरा अचानक एक राहत भरी मुस्कान के साथ चमक उठा। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। इसमें कदम रखने का मतलब था बाहर से पूरी तरह से अलग दुनिया में प्रवेश करना। सबसे पहले मुझे ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले एक नक्शा ढूंढना चाहिए। एक विचार के साथ गुहे ने ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पाइथन को धीरे धीरे नीचे के मैदानों की ओर उतरने के लिए निर्देशित किया। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र विशाल और एक रंग का था, जिससे रास्ता भटकना आसान था। बिना नक्शे के ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश करने में बहुत अधिक समय लगेगा। एक सटीक नक्शा यात्रा को बहुत आसान बना देगा। इसके अलावा ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पाइथन के ऊपर ब्लैक हॉर्न क्षेत्र की यात्रा करना बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, कुछ ऐसा जिससे गुहे बचना पसंद करते थे।
हालांकि 9 सितारा डूज़ोंग के रूप में उनकी ताकत ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पाइथन, एक 8वें क्रम के जादुई जानवर के साथ मिलकर पूरे ब्लैक हॉर्न क्षेत्र को पार करने के लिए पर्याप्त रूप से दुर्जेय थी। उन्होंने सतर्क रहने और पहले डोमेन के बारे में अधिक जानने का फैसला किया। हालांकि उसे मूल कहानी से ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना अलग था। आखिरकार ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के भीतर सोल हॉल मौजूद था और अंदर ब्यूरियल सोल रिज नामक स्थान पर एक सोल कबीले शाखा मंदिर था जिसकी रक्षा डूज़ोंग शक्ति वाले सोल हॉल वेनरेबल द्वारा की जाती थी। अगर वह सोल हॉल से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता तो दुश्मन के प्रकाश में होने पर अंधेरे में रहना बहुत निष्क्रिय होता। ये कुछ ऐसा था जिससे गूहे बचना चाहता था। उतरने के बाद गूहे ने ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन को अपने सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया और फिर अपनी आभा को छिपाते हुए पास की एक जनजाति की ओर चल पड़ा। कुछ क्षण बाद गूहे ने देखा कि एक जनजाति उसके सामने प्रकट हुई। जैसे ही वह उसके द्वार के पास पहुंचा, वह धीमी हो गई। गूहे ने अपनी आत्मा शक्ति से महसूस किया था कि जनजाति छोटी नहीं थी। लगभग 100 टैंट और निरंतर शोर के साथ ये काफी जीवंत लग रहा था। जैसे ही वह जनजाति के द्वार के पास पहुंचा, गूहे की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और वह पीछे हट गया। अगले ही पल एक तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ उसके सामने जमीन में धंस गया, जो स्पष्ट रूप से घातक इरादे से मारा गया था। अगर यह कोई कमजोर व्यक्ति होता तो वे मौके पर ही गिर जाते। जब गूहे ने तीर को चकमा दिया तो जनजाति की बाढ़ के पीछे से आश्चर्य की एक धीमी आवाज आई। मैं बस गुजर रहा था और फिर से सामान लाना चाहता था। तुम्हारा क्या मतलब है? गूहे ने ठंडे स्वर में पूछा, बाढ़ पर एक जगह पर नजर डालते हुए। क्या तुम एक नौसिखिया हो जो अभी ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो? क्या तुम्हें जनजाति में प्रवेश करने से पहले 100 मीटर दूर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का नियम नहीं पता? एक व्यक्ति बाढ़ पर कूद गया। गूहे के सवाल से शुरू में चौंके, लेकिन जल्दी ही वे समझ गए। अपनी आंखों में चालाकी भरी नजर के साथ भौहें ऊपर उठाईं। ये सुनकर गूहे ने भौहें सिकुड़ीं। श्रद्धांजलि? क्या ये सड़क पर टोल है? 500 सोने के सिक्के, जल्दी करो। टाल मटोल मत करो और मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे मत बताओ कि तुम सड़क टोल भी नहीं दे सकते। गूहे के हैरान चेहरे को देखकर दुबले पतले आदमी की आंखों में शरारत की चमक आ गई। उसने आग्रह करते हुए अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली। कोई आश्चर्य नहीं कि यह महाद्वीप की सबसे अराजक जगह है। मैं अभी तक ठीक से अंदर भी नहीं गया हूं और मुझसे पहले ही सड़क शुल्क वसूला जा रहा है। गूहे ने उस आदमी को ठंडी मुस्कान के साथ देखा, फिर अपना हाथ घुमाया, सोने के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और उसे उस आदमी की ओर उछाला, जिसने उसे तुरंत पकड़ लिया। गिनती करने के बाद आदमी ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में आदेश दिया, गेट खोलो। ये सुनते ही जनजाति का जर्जर लकड़ी का गेट खुल गया, जिससे सड़कें और अंदर की हलचल भरी भीड़ दिखाई देने लगी। अंदर आओ, नौसिखिए। एक मुस्कान के साथ दुबले पतले आदमी ने गूहे को उदासीनता से देखा, फिर एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ब्लैक हॉर्न क्षेत्र वास्तव में असामान्य लोगों से भरा हुआ है। गूहे के दिमाग में एक ठंडा विचार आया जब वह धीरे धीरे गेट से अंदर घुसा। ऐसा लग रहा था कि वह बिना सुरक्षा के था। ये देखकर दुबले पतले आदमी की आंखें और भी ठंडी हो गईं और गूहे उसे भयावह रूप से हंसते हुए भी सुन सकता था। जनजाति में प्रवेश करते हुए गूहे ने सड़कों को देखा। टेंट के बाहर कई तरह की अजीबोगरीब चीजें सजी हुई थीं। हथियारों से लैस कई लोग इधर उधर घूम रहे थे। पहले मुझे बिक्री के लिए एक नक्शा ढूंढना चाहिए। खुद से बुदबुदाते हुए गूहे सड़क पर घुसने ही वाला था कि अचानक चमकते हुए ब्लेड वाले 3 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके चेहरे पर गंभीर मुस्कान थी। अरे, तुम ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के लिए नए हो, है न? मैं तुम्हें एक नियम सिखाता हूं, कभी भी दूसरों को यह मत दिखाओ कि तुम नए हो। पीछे से एक कर्कश उपहासपूर्ण हंसी की आवाज आई। मुड़ते हुए गूहे ने देखा कि दुबला पतला आदमी एक धनुष पकड़े हुए था, जिसका तीर सीधे उस पर निशाना साध रहा था। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, पैसा, हथियार या जो कुछ भी है, उसे सौंप दो। अगर मैं अच्छे मूड में हूं तो शायद मैं तुम्हारी गलती के लिए दंड के रूप में सिर्फ एक हाथ ले लूं, दुबला पतला आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र की खासियत। लेकिन दुख की बात है कि चाहे टिड्डे कितनी भी ऊंची छलांग लगा लें, वे फिर भी टिड्डे ही हैं। गूहे ने सड़क पर नजर डाली और भीड़ की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसके बजाय वे मजे से देखते रहे, जैसे कि किसी शो का आनंद ले रहे हों। ये प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए गूहे को कुछ समझ में आया। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में किसी को भी अपनी असली ताकत का पता न लगने दें। दर्शकों से किसी मदद की उम्मीद न करें, उनका हमला करने में शामिल न होना पहले से ही सामान्य है। गूहे ने उसे रोकने वाले 3 लोगों का सामना ठंडेपन से किया, हटो। उसके आदेश पर उनके चेहरे काले पड़ गए और उन्होंने गूहे पर अपने ब्लेड से हमला किया, निर्दयता से वार किया। धड़ धड़ धड़। इससे पहले कि उनके ब्लेड उस तक पहुंच पाते, एक काली छाया चमक उठी।
तीनों लोगों के चेहरे पीले पड़ गए जैसे कि किसी विशाल हथौड़े से मारा गया हो, और वे अपने पीछे के टैंक में जा गिरे। उनके खून से सफ़ेद कैनवास दागदार हो गया। लानत है! एक पल में तीनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुबले पतले आदमी की आंखों में भय और क्रूरता झलक रही थी। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, उसके पीछे एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। उसके बाद एक भयावह फुसफुसाहट सुनाई दी, अगली बार कार्रवाई करने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का आकलन कर लेना बेहतर होगा। हालांकि मुझे संदेह है कि अगली बार ऐसा होगा। छप! एक तेज हथेली के प्रहार से खून और टूटे हुए अंग फूट पड़े। गूहे एक उदासीन चेहरे के साथ गिरे हुए आदमी के पास से चला गया और सड़क पर आगे बढ़ता रहा। उसके पास आते देख मूल रूप से मजाक उड़ा रही भीड़ ने जल्दी से अपने भाव बदल दिए, खून की गंध वाले व्यक्ति को जाने दिया। जैसे ही गूहे एक कोने के आसपास गायब हो गया, भीड़ ने अपनी हलचल फिर से शुरू कर दी। उन्होंने गेट पर शव को दया से नहीं बल्कि प्रशंसा से देखा। अरे, वह आदमी निर्दयी था। उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। एक असली आदमी। ऐसा लगता है कि वह ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में ठीक रहेगा। हे, हमारे कारवां का गंतव्य ब्लैक हॉर्न डोमेन के भीतर ब्लैक सील सिटी है। परसों वहां वार्षिक नीलामी होने वाली है, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी और जल्दी करनी होगी। अन्यथा मैं किसी अजनबी के पास नहीं जाता, मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए समझाया। नीलामी! ये सुनकर गूहे की दिलचस्पी बढ़ गई। ब्लैक हॉर्न डोमेन अपनी आश्चर्यजनक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था और प्रत्येक नीलामी में अनगिनत बोलीदाता आकर्षित होते थे। एक पल के लिए विचार करने के बाद गूहे ने अब संकोच नहीं किया और सहमति में सिर हिलाया। आपके साथ सहयोग करके खुशी हुई। आप मुझे माई चेंग कह सकते हैं, मोटे आदमी ने राहत की सांस लेते हुए गूहे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। दीजिए। गूहे ने उस आदमी के मोटे हाथ को संक्षेप में हिलाया और उदासीनता से उत्तर दिया। दीजिए, क्या अजीब नाम है, माई चेंग ने मन ही मन सोचा। ... अगले दिन अंधेरे मैदानों में एक कारवां तेजी से आगे बढ़ते हुए धूल का एक निशान उड़ाता हुआ क्षितिज पर गायब हो गया। कुछ हद तक उबड़ खाबड़ गाड़ी के अंदर क्रॉस लेग बैठे गूहे कारवां के नेता माई चेंग का सामना कर रहे थे। कारवां के गार्ड, जैसा कि माई चेंग ने उल्लेख किया था, बहुत मजबूत नहीं थे। सबसे मजबूत केवल एक 5 स्टार दूशे के आसपास थे। बेशक मूल मुख्य गार्ड गूहे के अचानक शामिल होने से खुश नहीं था। हालांकि यात्रा के दौरान गूहे द्वारा गलती से गाड़ी से गिराए जाने के बाद वह बहुत अधिक शांत हो गया, और ताकत के उस प्रदर्शन के कारण गूहे के प्रति माई चेंग का उत्साह काफी बढ़ गया। अंततः उसे बेहतर व्यवहार के लिए अपनी गाड़ी में आमंत्रित किया। आखिरकार ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में कारवां में एक मजबूत व्यक्ति का होना वास्तव में आश्वस्त करने वाला था। माई चेंग अब एक पुरानी पीली पड़ चुकी छवि को फैला रहा था, अपने सामने टेबल पर रखे नक्शे को लाल बिंदु की ओर इशारा करते हुए। ये हमारा गंतव्य है, ब्लैक सील सिटी। हमारी गति के अनुसार हमें कल दोपहर तक पहुंच जाना चाहिए। गूहे की नज़र नक्शे पर टिकी हुई थी, विशेष रूप से ब्लैक सील सिटी के छोटे बिंदु पर, फिर ऊपर की ओर एक मार्ग का अनुसरण करते हुए अंततः केंद्र में एक नीले तारे पर आकर रुकी। ये जियानान अकादमी होनी चाहिए, है न? गूहे ने नीले तारे की ओर देखते हुए बेपरवाही से पूछा। हाँ, ये डू-क्यू महाद्वीप की प्रसिद्ध जियानान अकादमी है। मेरी बेटी वहां पढ़ती है। माई चेंग ने सिर हिलाया, उसका गोल मटोल चेहरा गर्व से चमक रहा था। गूहे ने चुपचाप सिर हिलाया, अपने मन में मार्ग को याद करते हुए। फिर उसकी नज़र अकादमी के चारों ओर के काले क्षेत्रों पर वापस चली गई, जो विभिन्न आकारों के विभिन्न खंडों में विभाजित थे। वर्तमान ब्लैक हॉर्न डोमेन अनिवार्य रूप से कई शक्तिशाली ताकतों के बीच विभाजित है। जबकि वे अभी भी क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, अल्पावधि में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होना चाहिए। गूहे की निगाहों को देखकर एक व्यापारी के रूप में माई चेंग ने उसकी उलझन को समझा। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि गूहे ब्लैक हॉर्न डोमेन में नया था, उसने इसका उल्लेख नहीं किया, इसके बजाय मुस्कुराते हुए समझाया। हमारा गंतव्य ब्लैक सील सिटी 8 गेट्स के नियंत्रण में है। वे ब्लैक हॉर्न डोमेन में अपार शक्ति के साथ एक पुरानी शक्ति हैं। उनके नेता युआन यी ब्लैक हॉर्न डोमेन में ब्लैक लिस्ट के शीर्ष 10 में बताए जाते हैं। आगामी नीलामी 8 गेट्स द्वारा आयोजित की जाती है। माई चेंग ने मुस्कुराते हुए ब्लैक सील सिटी के चारों ओर एक छोटा सा घेरा बनाया। गूहे की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर माई चेंग ने मान लिया कि उसने ब्लैक लिस्ट के बारे में नहीं सुना है और आगे कहा, हे, ब्लैक लिस्ट कुछ साम्राज्यों में मजबूत व्यक्तियों की रैंकिंग की तरह है, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा उन शाही रैंकिंग से कहीं अधिक है। पिछले 2 वर्षों में ब्लैक लिस्ट में अंतिम 3 को बदल दिया गया है। प्रतिस्थापित किए गए लोग भी डू किंग स्तर के लड़ाके थे, उन्होंने आश्चर्य में अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि गूहे इस तथाकथित ब्लैक लिस्ट के प्रति उदासीन था। वहां सबसे शक्तिशाली केवल डू सम्राट के थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वह अपने हाथ से न संभाल सके। पहले और दूसरे स्थान वाले इतने रहस्यमय हैं कि बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा है, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। हालांकि
तीसरा एक असाधारण शक्तिशाली व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ताकत पहले ही डू सम्राट स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी है और वह कीमिया की कला में भी बेहद कुशल है, जिसे ब्लैक हॉर्न डोमेन में सबसे प्रमुख कीमियागर के रूप में जाना जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग उसे सम्मानपूर्वक कीमिया सम्राट हान फेंग के रूप में संदर्भित करते हैं। मा याचेंग ने सोच समझकर कहा। हान फेंग, ये नाम सुनकर गू ही के दिल में थोड़ी हलचल हुई। उसे याद आया कि इस आदमी पर एक तरह की स्वर्गीय ज्वाला थी, शायद समुद्री हृदय ज्वाला। ब्लैक हॉर्न डोमेन की इस यात्रा में उसने निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने की योजना बनाई थी। इस समय गूहे को अचानक गाड़ी के बाहर हलचल महसूस हुई। अलार्म की चीखें गाड़ी में घुस गईं। हर कोई ध्यान दे, एक काला तूफान आ रहा है, जल्दी करो और गाड़ी को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। मुख्य रूप से दिशा खोने से बचने के लिए बिखरना नहीं है। काला तूफान, वास्तव में बदकिस्मत, फिर से उसमें भागना। बाहर की चीखें सुनकर मा याचेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ नहीं था। उसने गूहे से कहा, श्री डीजिया, चलो पहले गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जब तक हम अच्छी तरह से सुरक्षित हैं, यह इतना बड़ा काला तूफान बहुत ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेगा। सिर हिलाते हुए गूहे ने गाड़ी का पर्दा उठाया और नीचे कूद गया। ऊपर देखने पर पाया कि आकाश, जो अभी 15 मिनट पहले साफ था, अब एक अजीब काले कोहरे से पूरी तरह से अस्पष्ट हो गया था। आगे देखते हुए उसकी दृष्टि गंभीर रूप से बाधित थी। अब जाकर उसे समझ में आया कि डोमा ने क्यों कहा कि काले तूफान का सामना करने से नक्शा बेकार हो जाएगा। हे मिस्टर डीजिया, चिंता मत करो, मैंने हवा की दिशा महसूस की, ये बहुत तेज नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में यह भाग्य का झटका है। मा याचेंग ने गूहे के बगल में मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि काला तूफान ब्लैक डोमेन मैदानों में सबसे निराशाजनक मौसम है, उन क्रूर काले डाकुओं की तुलना में ये बहुत बेहतर है। कम से कम अगर काली आंधी में किस्मत अच्छी हो तो तुम अपनी जान तो बचा सकते हो, लेकिन उन हजारों काली डाकुओं की सेनाओं का सामना करने पर तुम्हें मौत का इंतजार करना पड़ सकता है। गूहे ने कुछ कहने के लिए सिर हिलाया, तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के पहले से ही धुंधला आसमान पूरी तरह से काला हो गया। इसके तुरंत बाद आसमान से एक तेज हवा चली, जिससे शारीरिक रूप से कमजोर कुछ लोग हवा में लहराने लगे, जिससे वे डरकर आसपास की किसी भी चीज को पकड़ने लगे। काली हवा, जो काले आसमान से नीचे आ रही थी, एक राक्षस के विशाल मुंह की तरह थी, जो उसके सामने आने वाली हर चीज को निगल रही थी। एक दूसरे से जुड़ी गाड़ियों को एक दूसरे के अंत में एक सर्कल में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें लोग अंदर छिपे हुए थे। उनके हथियार जमीन में मजबूती से गड़े हुए थे, जो उनके शरीर को कीलों की तरह सुरक्षित कर रहे थे। घने घने अंधेरे में, जो हर किसी को घेरे हुए था, तेज हवा के बीच कोई भी आसपास किसी की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता था। अपने शरीर पर हवा की चटकने वाली आवाज सुनकर गूहे के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। उसने इस तथाकथित काली हवा की उम्मीद नहीं की थी। तूफान इतना शक्तिशाली था, और मा याचेंग के अनुसार यह सिर्फ एक छोटा तूफान था। अगर वे किसी बड़े तूफान का सामना करते तो क्या ये सीधे लोगों को बहा नहीं ले जाता। बेशक गूहे की शारीरिक शक्ति के साथ वह इस तूफान का सीधे सामना करने में सक्षम था। वह उग्र हवा के बीच में खड़ा था, बिना हिले, गहरी जड़ों वाले एक पुराने पेड़ की तरह। अंधेरा और आंधी अज्ञात समय तक जारी रही। अचानक अंधेरे में गूहे ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर घुमाया, एक अनिश्चित दिशा की ओर देखा। वहां ऐसा लग रहा था कि कई अजीब लाल चमकें टिमटिमा रही थीं, और अस्पष्ट आवाजें भी उनके साथ साथ चल रही थीं। अपनी आत्मा शक्ति को उस दिशा में भेजते हुए गूहे ने तुरंत भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, आत्मा हॉल के लोग वास्तव में सर्वव्यापी हैं। गूहे की दृष्टि के क्षेत्र में जो आया वह एक अजीब लाल चमक थी। करीब से निरीक्षण करने पर यह लाल रोशनी उत्सर्जित करने वाली एक प्रेत मानव आकृति निकली। अध्याय 210, आत्मा को पकड़ना, ब्लैक हॉर्न डोमेन में आगमन। एक आत्मा शरीर। ये लाल भ्रामक मानव आकृति वास्तव में एक आत्मा शरीर थी, और इसके अलावा जिसे आत्मा हॉल द्वारा पकड़ा जा रहा था। काले कोहरे में स्थिति को समझने के बाद गूहे के मन में एक विचार आया और वह अपने स्थान से गायब हो गया, किसी का ध्यान नहीं गया। ... इस समय पास के काले कोहरे में तीखी चीखें सुनी जा सकती थीं। आप वास्तव में कौन हैं? आप मेरा शिकार क्यों कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं लगती। एक लाल आत्मा शरीर भयंकर हवा में बेतहाशा हिल रहा था, अपने चेहरे पर एक मुड़ी हुई और डरावनी अभिव्यक्ति के साथ अंधेरे का सामना कर रहा था। जी। अंधेरे में एक भयानक हंसी अचानक गूंजी, उसके बाद एक काली जंजीर काले सांप की तरह निकली, जो तेजी से लाल आत्मा शरीर को लपेट रही थी। झंझनाहट। जिस क्षण ऊर्जा श्रृंखला, जो एक बहुत ही अजीब ऊर्जा से बनी हुई प्रतीत होती है, ने लाल आत्मा शरीर को छुआ, बाद वाले से सफेद धुएं के गुबार निकले और दर्दनाक चीखें हवा में भर गईं। कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। नहीं, कृपया। हालांकि चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, यहाँ तक कि एक तरह की लाल लौ को भी बुलाए, फिर भी वह काली श्रृंखला का मुकाबला नहीं कर सका।
आत्मा शरीर केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि उसकी आत्मा कमजोर हो गई थी और अंत में श्रृंखला द्वारा उत्सर्जित एक काली रोशनी में लिपटी हुई थी। जी, चाहे तुम जीवन में कितने भी गौरवशाली और शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार जब तुम आत्मा शरीर बन जाते हो तो तुम सोल हॉल के लिए एक लक्ष्य बन जाते हो। एक कठोर कर्कश हंसी के बीच दो काली आकृतियां धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। उनमें से एक लाल आत्मा शरीर को पकड़ने वाली आत्मा थैली को देखकर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान पहने हुए थी। आत्मा 5, वहाँ लोगों का एक समूह है, क्या हमें उन्हें भी ले जाना चाहिए? मायाचेन के कारवां की ओर देखते हुए दूसरी काली आकृति ने भयावह रूप से कहा। सिर्फ चींटियां, उन्हें पकड़ने का क्या फायदा? ये समय की बर्बादी है। सोल 5 नामक आकृति ने मायाचेंग और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से कम आंकते हुए तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। ये सच है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी काली आकृति ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे जाने के लिए तैयार हुए तो उनके कानों के पास अचानक एक स्पष्ट चिल्लाहट सुनाई दी, आत्मा को पकड़ना। चौंककर दोनों आकृतियों के दिलों में ठंडक महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली भस्म करने वाली शक्ति से घिरा हुआ पाया। यह क्या है? अपने आतंक में उनके शरीर अनियंत्रित रूप से एक दिशा में उड़ गए। काले कोहरे के एक पैच के भीतर गुहे वहां छिपा हुआ था, उसकी हथेली एक मंद प्रकाश के साथ फैल रही थी, जो एक काला भंवर बना रही थी। एक मजबूत भस्म करने वाली शक्ति आगे बढ़ी। दो काली आकृतियां बेकाबू होकर गुहे की हथेली की ओर बढ़ गईं, विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन। जैसे ही दो आत्मा शरीर गु में मंद भंवर में प्रवेश कर गए, वह अपनी हथेली पर था। भक्षण करने वाली शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसकी हथेली में मंद प्रकाश दो काले मोतियों में बदल गया। काले मोतियों के माध्यम से कोई भी अंदर के दो आत्मा शरीरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो आतंक में चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे। गुहे को देखते ही वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे धमकी दे रहे थे, उनके भाव विकृत हो गए। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा शरीर बाहरी दुनिया से कटे हुए एक बंद स्थान में प्रवेश कर गए हों। हन्फ, तुम्हें लोगों की आत्माओं को फंसाना इतना पसंद है, इस बार मैं तुम्हें खुद इसका स्वाद चखने दूंगा। काले मोतियों में दो आत्मा शरीरों को देखते हुए गुहे ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया, फिर मायाचेंग के कारवां पर नजर डाली और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ क्षण बाद जब गुहे कारवां के पास पहुंचा तो उसने मायाचेंग के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान देखी। मिस्टर डी जिया, क्या आप ठीक हैं? जब मैं आपको नहीं ढूंढ पाया तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मायाचेंग राहत की सांस लेते हुए जल्दी से वहां पहुंचे। कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान था। मायाचेंग के चेहरे पर खुशी देखकर गुहे मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। हालांकि यह मोटा आदमी अपनी ताकत के कारण चिंतित था, लेकिन कम से कम वह ब्लैक हॉर्न डोमेन के कुछ लोगों की तुलना में अधिक सामान्य था। ब्लैक हॉर्न डोमेन में सभी लोग पूरी तरह से निर्दयी लोग नहीं हैं। खुश हो गए, मिस्टर डी जिया वाकई भाग्यशाली हैं। अगर कोई और होता तो वे निश्चित रूप से मैदानों में खो जाते। ये सुनकर मायाचेंग ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर डी जिया, कृपया गाड़ी में चढ़ जाए। मैं बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित कर दूंगा और फिर हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सिर हिलाते हुए गुहे ने कारवां को चीजों को व्यवस्थित करना शुरू करते हुए देखा और कुछ और नहीं कहा। गाड़ी में फिर से प्रवेश किया और क्रॉस लेग बैठ गया। फिर गुहे ने अभी अभी प्राप्त किए गए दो काले मोतियों को निकाला और अंदर अभी भी उग्र आत्मा निकायों को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंड दिखाई दे रही थी। आत्मा भक्षण तकनीक। एक विचार के साथ एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति अचानक उसकी हथेली में उमड़ पड़ी, सीधे काले मोतियों को दरकिनार करते हुए अंदर प्रवेश किया, दो आत्मा निकायों की ओर बढ़ते हुए। एक पल में मूल रूप से नाराज आत्मा निकायों ने पीड़ा के भाव दिखाए, अपने हाथों से अपने सिर को ढक लिया और बुरी तरह से चिल्लाने लगे। दुर्भाग्य से काले मोतियों के साथ उनकी चीखें सुनी नहीं जा सकीं। कुछ ही क्षणों बाद दो आत्मा शरीर काले मोतियों के साथ एक शुद्ध आत्मा शक्ति में बदल गए, जिसे गुहे ने बेरहमी से खा लिया। जैसे ही इस आत्मा शक्ति को गुहे ने खा लिया, उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी उमड़ पड़ी, दो आत्मा निकायों की यादें। सोल 5, सोल 9, सोल हॉल अधिकारी। थोड़ी देर बाद गुहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसकी पुतलियों में ज्ञान की एक चमक थी। इस समय उसने दोनों की यादों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, उनकी पहचान जान ली थी। इन दो व्यक्तियों की ताकत, एक 3 सितारा डू सम्राट के स्तर पर और दूसरा 1 सितारा डू सम्राट के स्तर पर, उन्हें सोल हॉल के कनिष्ठ अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत करती है। सोल हॉल के पदानुक्रम में अधिकारियों को संरक्षकों के ठीक नीचे स्थान दिया गया था। हालांकि उनकी शक्ति के स्तर के साथ वे सोल हॉल में केवल सबसे निचले प्रवेश स्तर के अधिकारी थे। संरक्षकों के विभाजन की तरह कनिष्ठ अधिकारियों के ऊपर मध्यवर्ती अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी थे, और वरिष्ठ अधिकारियों की ताकत पहले से ही 9 सितारा डू सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। दोनों की आत्माओं को भस्म करने के बाद गुहे को उनकी यादों से ब्लैक हॉर्न डोमेन की स्थिति का एक स्पष्ट आभास मिला।
मैंने ब्लैक हॉर्न डोमेन के बारे में जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अंधकार में होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि मुझे इस अंधकार में और अस्त व्यस्त क्षेत्र में रोशनी की किरण लाने की ज़रूरत है। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए गूहे ने ब्लैक हॉर्न डोमेन की दिशा में देखा। इस बार उसका उद्देश्य जियानान अकादमी में प्रवेश करना था। जियानान अकादमी प्रतिभाओं से भरी हुई थी और उसे इस यात्रा पर कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों की भर्ती करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा जियानान अकादमी में फॉलन हॉट फ्लेम भी थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। मूल रूप से गूहे ने ब्लैक हॉर्न डोमेन में रहने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि इन दो सोल हॉल अधिकारियों की यादों को पढ़ने के बाद गूहे के दिमाग में अचानक एक नया विचार उभरा। शुद्ध करना। उसने अपनी अजेय शक्ति के साथ अराजक और अंधेरे ब्लैक हॉर्न डोमेन को साफ करने की योजना बनाई। उसका इरादा सभी क्रूर ताकतवरों को मारना और प्रमुख बलों के खजाने पर छापा मारना था। बेशक खजाने कोई बड़ी चिंता नहीं थे। गूहे जो करना चाहते थे वह ब्लैक हॉर्न डोमेन के निराशाजनक अंधेरे में आशा की एक किरण लाना था, उन्हें आशा की रोशनी देना था। इस समय गूहे न्याय की चमक बिखेरते हुए प्रकाश के एक विशालकाय में तब्दील हो गया। ... उस काले तूफान के बाद से मायाचेंग के कारवां को कोई और परेशानी नहीं हुई थी। अगले दिन दोपहर तक नीरस काले मैदान के किनारे पर हरी भरी हरियाली दिखाई देने लगी। अनुभवी गार्ड इस दृश्य को देखकर राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। एक बार जब वे महान मैदानों को छोड़ देते तो ये बहुत सुरक्षित होता। आखिरकार आजकल अधिकांश शहरों पर शक्तिशाली ताकतों का प्रभुत्व था और जब तक इन ताकतों को पर्याप्त धन दिया जाता तब तक कोई लूट और नरसंहार के दुखद भाग्य का सामना नहीं करता। ये ताकतें इतनी मूर्ख नहीं होंगी कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डालें। बेशक कुछ भी पूर्ण नहीं था, अन्यथा ब्लैक हॉर्न डोमेन सबसे अराजक क्षेत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा नहीं उतर पाता। गाड़ी के अंदर गूहे ने पर्दा खोला और कारवां को धीरे धीरे काले मैदान से निकलते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। हे, इस बार अच्छा हुआ हमें उन क्रूर काले डाकुओं का सामना नहीं करना पड़ा और मेरा माल सुरक्षित है। कोई हताहत नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि मैं मुआवजे पर बहुत बचत कर सकता हूँ। मायाचेंग के गोल मटोल चेहरे पर राहत भरी मुस्कान दिखी। ब्लैक डोमेन प्लेन्स में माल ले जाना लगभग बेल्ट पर सिर लटकाने जैसा था। दुर्भाग्य का एक झटका मौत का मतलब हो सकता है। आखिरकार ब्लैक हॉर्न डोमेन में पैसा कमाना आसान नहीं था। वैसे मिस्टर डी जिया, यह आपका मुआवजा है, हालांकि यह आपके कद के लायक नहीं है। मायाचेंग ने अपनी छाती से सोने के सिक्कों का एक थैला निकाला और एक कड़वी मुस्कान के साथ गूहे को सौंप दिया। श्रीमा के मार्गदर्शन के बिना मैं अगले 10 दिनों तक ब्लैक डोमेन प्लेन्स में भटक सकता था। ये पैसा पर्याप्त से अधिक है। गूहे ने मुआवजे से इनकार नहीं किया। सोने के सिक्के लिए और उनका वजन किया। राशि लगभग 5000 सोने के सिक्के लग रहे थे। धन्यवाद मी डी जिया। मायाचेंग ने उनका धन्यवाद किया और एक विस्तृत नक्शा सौंपते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है ब्लैक हॉर्न डोमेन में नए लोगों के लिए ये सबसे मूल्यवान चीज़ है। गूहे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने मना किए बिना धीरे से सिर हिलाया। दरअसल दो सोल हॉल अधिकारियों की यादों को याद करने के बाद गूहे ब्लैक हॉर्न डोमेन की स्थिति के बारे में पहले से ही बहुत स्पष्ट था और अब उसे इस नक्शे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसने दयालु व्यवहार से इनकार नहीं किया। हे मी डी जिया, हालांकि आप मजबूत हैं लेकिन आपको ब्लैक हॉर्न डोमेन में सावधान रहना चाहिए। लोगों को आसानी से यह न दिखने देना सबसे अच्छा है कि आप एक नए व्यक्ति हैं, या ये बहुत सारी अनावश्यक परेशानी को आकर्षित करेगा। मायाचेंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं आपकी सलाह मानूंगा। गूहे मुस्कुराया और सिर हिलाया।